वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर हूँ लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस टॉपिक्स की जो वीडियो है वो हम लोग अपने चैनल एएस क्लासेस पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक से आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी की बुक में, वो हमारा टॉपिक है द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने ये देखा और हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसी कंट्रीज थी जहां पर जो डेमोक्रेसी थी वो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई, वहां पर हमको अप एंड डाउन देखने को मिले। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अब देखना है कि किस तरीके से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल और डेमोक्रेसी कभी आई और कभी गई। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करना होगा जो हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन इवेंट्स इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 2001। 1947 से लेके 2001 के पीरियड के बीच में पाकिस्तान में किस तरीके के इवेंट्स हुए इन द पॉलिटिकल सेक्टर, इन द पॉलिटिकल फील्ड रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, वो हम लोगों को इस क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि कब पाकिस्तान में मिलिट्री रूल हुआ और कब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हुई। इसी का यही जो पॉइंट्स हैं वो हमें इस आंसर में लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट में हमें दिया है, आफ्टर पाकिस्तान framed its first constitution, जनरल आयूब खान took over the administration। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वहां पाकिस्तान में जो जनरल थे आयूब खान, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको अपने अकॉर्डिंग यानी अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन उनके इस रूल से जो सिटीजन्स थे, जो वहां की आवाम थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थी और इसी डिससेटिस्फेक्शन की वजह से वहां पर जो जनरल याया खान थे, इन्होंने एक मिलिट्री रूल स्टेबलाइज किया। जनरल याया खान की लीडरशिप में या कहें उनके अंडर में पाकिस्तान में मिलिट्री रूल स्थापित हुआ आफ्टर द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नमेंट जनरल आयूब खान। लेकिन जो जनरल याया खान थे, इन्हीं के पीरियड में जब इन्होंने गवर्नमेंट संभाली, मिलिट्री रूल स्टार्ट किया, तो इन्हीं के पीरियड में इंडो पाक वॉर हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ जो कि 1971 में हुआ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वॉर था। अगर हम लोग हिस्ट्री में भी बात करें इन दोनों ही कंट्री की हिस्ट्री में, तो दोनों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट वॉर है। इंपॉर्टेंट वॉर क्यों है? क्योंकि इस वॉर के बाद जो पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट था, उस ईस्टर्न पार्ट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया, यानी एक इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म हुआ जिसको कि हम सब लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आप जानते हो जो बांग्लादेश है ये किसी समय में पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट था, लेकिन आफ्टर इंडो पाक वॉर 1971 जो बांग्लादेश है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर फ्रॉम 1971 टू 1977। और उसके बाद 1971 से लेके 1977 तक वहां पर जो गवर्नमेंट बनी, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। उस गवर्नमेंट के जो लीडर थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो।
क्लियर? तो फटाफट प्यारे बच्चों इसको नोट करो, फिर इसके बाकी के जो बचे पॉइंट है वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कर लिया बेटा नोट? तो चलो अब आगे कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट 1977 से लेके 1977 से लेके 1988 मींस लगभग 10 साल तक पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट रही वो थी जनरल जिया उल हक की। ठीक है, जनरल जिया उल हक ने 1977 से लेके 1988 तक जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उस पर रूल किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1988 में यानी जनरल जिया उल हक के बाद फिर वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी। इलेक्टेड गवर्नमेंट मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। किसकी लीडरशिप में? बेनजीर भुट्टो की लीडरशिप में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं लगातार अप एंड डाउन हो रहा है। और उसके बाद 1999 में अगेन जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवर रूल करके पाकिस्तान के मिलिट्री के जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहां पर मिलिट्री रूल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलिट्री रूल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलिट्री रूल मींस अप एंड डाउन इन पॉलिटिकल सिस्टम। और जब इस तरीके की चीजें हम देखते हैं तो हम देखते हैं और हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई वो क्या कारण है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक रूल को स्टेबल नहीं कर पाया। ये क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लो। व्हाट वर द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू पाकिस्तान्स फेलियर इन बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी? क्या कारण है कि पाकिस्तान एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बना पाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको नोट करो। जस्ट इसके बाद हम लोग वो सारे कॉजेज, वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कर लिए बच्चों नोट? तो चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। व्हाट वर द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू पाकिस्तान्स फेलियर इन बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी? वो क्या कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक स्टेबल डेमोक्रेसी देने में नाकामयाब रहा है? तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लैरिटी एंड लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी। पाकिस्तान में ज्यादातर सामाजिक जो दबदबा है वो या तो मिलिट्री का है, या फिर वहां धर्मगुरु जो है उनका है, या फिर उन लोगों का है जो भूस्वामी है। यानी इन लोगों का समाज पर, सोसाइटी पर जो दबदबा है वो कायम है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, पाकिस्तान के भारत के साथ जो संबंध है वो अच्छे संबंध नहीं है, हम जानते हैं। और यही रीजन है कि वहां पर जो मिलिट्री ग्रुप्स है उनको ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, क्योंकि कुछ समुदाय के लोगों का ये मानना है कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है वो एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा कोई रूल है तो वो मिलिट्री रूल ही माना गया है। इसी वजह से वहां पर डेमोक्रेसी, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाई है। और हम ये भी देखते हैं कि जो लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना चाहिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को बिल्ड करने के लिए, और कई कंट्रीज में सपोर्ट मिला है लेकिन वो सपोर्ट पाकिस्तान में नहीं मिल पाया। एक प्रॉपर इंटरनेशनल सपोर्ट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। उसके कई कारण हैं जो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट एंड वेस्टर्न कंट्रीज हैव इनकरेज्ड द मिलिट्री रूल इन द पास्ट। जो पाकिस्तान का पास्ट है उस पास्ट में जो यूनाइटेड स्टेट था मींस अमेरिका
और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने पाकिस्तान में जो मिलिट्री रूल है इसको ज्यादा सपोर्ट किया एज कंपेयर टू द डेमोक्रेटिक रूल। क्यों सपोर्ट किया, इसके भी कारण है, क्योंकि इन दोनों ही एरियाज की कंट्रीज का ये मानना था कि जो इस्लामिक ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म है उसको अगर कंट्रोल्ड करना है तो पाकिस्तानी मिलिट्री को सपोर्ट देना चाहिए। एज ए प्रोटेक्टर उन्हें लगता था कि मिलिट्री रूल अगर पाकिस्तान में होगा तो जो परमाणु हथियार हैं उन परमाणु हथियारों को इन टेररिस्ट के हाथ में नहीं पहुंचने दिया जाएगा और जो मिलिट्री रूल है वो इसको प्रोटेक्ट करेगा। ये कारण था कि जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना चाहिए था पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक बिल्डिंग के लिए वो नहीं मिला। और इन यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिका ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने कुछ फायदे के लिए भी वहां पर मिलिट्री रूल को लगातार सपोर्ट किया और वहां पर डेमोक्रेसी इतनी प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो पाई, स्टेबल नहीं हो पाई। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो हम लोग लिखेंगे अपने आंसर में। पॉइंट्स आपके सामने डिस्क्राइब कर दिए गए, इनको फटाफट नोट कर लो। फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बांग्लादेश की जो कंडीशंस है वो क्या थी उनको लेकर। क्लियर, फटाफट नोट करो। तो कर लिया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग को, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी किस तरीके से एस्टेब्लिश हुई, वहां किस तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट हुए इन द पॉलिटिकल सिस्टम, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोग फटाफट एक क्वेश्चन नोट कर लें जो हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट लेड टू द पॉपुलर स्ट्रगल इन ईस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान। क्या कारण था कि एक पॉपुलर स्ट्रगल देखने को मिला इन बांग्लादेश हिस्ट्री ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। व्हाट वर देयर डिमांड्स, और उस स्ट्रगल के बाद क्या डिमांड्स थी और व्हाट वर इट्स रिजल्ट, और उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बांग्लादेश है वो फॉर्म हुआ और बांग्लादेश में किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो इस्टेब्लिश हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए। सबसे पहले तो देखते हैं आखिर बांग्लादेश है क्या। जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का ही पार्ट था, ठीक है, 1947 से लेके 1971 तक। जो आज की डेट में हम लोग बांग्लादेश को देखते हैं ये किसी समय पर किसका पार्ट था, पाकिस्तान का पार्ट था। और कौन से पीरियड में, 1947 से लेके 1971 तक। बट 1971 में हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया 1971 में क्या बना, बांग्लादेश बना। हम देखते हैं आखिर इस बांग्लादेश में कौन कौन से एरिया थे जो इंक्लूडेड थे। इसमें बंगाल का कुछ हिस्सा इंक्लूडेड था और असम का कुछ हिस्सा इंक्लूडेड था। जब पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश में असम और बंगाल इन दोनों के हिस्से इंक्लूडेड किए गए। अब इस दोनों एरियाज के बीच में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में संघर्ष यानी स्ट्रगल के क्या कारण थे ये भी हमको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला कारण तो ये था कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जो अपनी लैंग्वेज थी उर्दू लैंग्वेज उसको इम्पोज किया करता था, मींस उसको दबाव से वहां पर इम्पोज किया करता था। जो कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो इस बात से सहमत नहीं थे। ये भी देखने को मिला कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान का लीडर्स थे, वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, वो लगातार अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे थे किसके अगेंस्ट, बंगाली कल्चर और उसकी लैंग्वेज के। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किसका पार्ट है, बंगाल और असम। तो नेचुरल सी बात है वहां पर जो उर्दू लैंग्वेज वाला कल्चर है वो नहीं था, वहां किसका कल्चर था, बंगाली कल्चर और बंगाली लैंग्वेज का कल्चर। क्लियर है। लेकिन जो वेस्टर्न पाकिस्तानी लीडर्स थे वो डोमिनेंट अपने स्थापित कर रहे थे
ईस्टर्न एरियाज में। तो नेचुरल सी बात है वो अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, किसके लिए, इस कल्चर के लिए। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इन लोगों को यानी ईस्टर्न एरियाज के जो लोग थे, जो लीडर्स थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में भी अनफेयर ट्रीटमेंट था। मींस उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला और ना ही पॉलिटिकल फील्ड में उनको प्रॉपरली जो पावर्स मिलनी चाहिए थी, जो पावर शेयर होनी चाहिए थी, वो भी शेयर नहीं हुई। जब 1970 में वहां इलेक्शंस हुए ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में, तो जो ईस्टर्न पाकिस्तान की सभी सीट्स थी, उन सभी सीट्स पर शेख मुजीब जो कि आवामी लीग पार्टी के लीडर थे, उन्होंने सभी सीटों को जीता। इसके बावजूद जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर्स थे, डोमिनेंट लीडर्स थे, वो यहाँ पर यानी ईस्टर्न पाकिस्तान के लीडर्स को असेंबली में पॉलिटिकल पावर शेयर नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से इन लोगों ने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू की। इन्होंने अपने एरिया को एक में अपनी ऑटोनॉमी मांगी और अपने सभी चीजों को, यहाँ देख रहे हैं उर्दू लैंग्वेज इंपोज कर रहे हैं, तो उसको वो नहीं चाहते थे। उन्होंने दूसरी डिमांड रखी कि उनके कल्चर के साथ जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है वो अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। उनको एडमिनिस्ट्रेशन में पावर शेयर होनी चाहिए, उनको पॉलिटिकल सेक्टर में पावर शेयर होनी चाहिए। लेकिन जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर्स थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्लियर? देखते हैं इसके बाद कि आखिर इन सबका क्या रिजल्ट निकल कर आया। तो फटाफट प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो, ये हमारा 4 मार्क्स का कम से कम क्वेश्चन आएगा। फटाफट तो कर लिया प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि आखिर इसका क्या रिजल्ट निकल कर सामने आया। सबसे पहला तो जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे और उन इलेक्शंस में आवामी लीग के जो लीडर थे शेख मुजीब जो जीते थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो ईस्टर्न पाकिस्तान में वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन जो जनरल याया खान थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री के बेस पर इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की। मींस उसको अपने वर्चस्व के द्वारा दबाने की कोशिश की, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए आर्मी के द्वारा, और कई लोग जो थे वो माइग्रेट हुए। मींस ईस्टर्न पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तरफ आए और इंडिया में रिफ्यूजी के तौर पर उनको इंट्रोड्यूस किया गया। अब इंडिया के लिए भी ये भारी मात्रा में आने वाले लोग एक समस्या बनती जा रही थी। इसी कारण था कि इंडियन गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और इंडियन गवर्नमेंट ने ईस्टर्न पाकिस्तान में इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, दोनों तरीके से, मिलिट्री बेसिस पर भी और फाइनेंशियल बेसिस पर भी। और यही कारण है कि जब इंडिया इसमें इंक्लूड हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में एक युद्ध हुआ, जिसको कि हम अच्छी तरह जानते हैं। इस युद्ध में इंडिया जीता और पाकिस्तान हारा और उसे सरेंडर करना पड़ा। और इस सरेंडर के बाद एक नए स्टेट की स्थापना हुई। मींस ईस्टर्न पाकिस्तान जो था उसको एक नेशन के तौर पे, इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे जाना जाने लगा, जिसको कि हम आज की डेट में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये था पूरा बांग्लादेश का पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम आगे पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के अंदर किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस बांग्लादेश में किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। जब बांग्लादेश आजाद हुआ या हम कहें बांग्लादेश फॉर्म हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें फेथ रखा किन कॉन्सेप्ट्स को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर और सोशलिज्म को लेकर। मींस उन्होंने सभी अच्छे कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट के लिए होते हैं वो एडॉप्ट किए अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद
जो वहां के लीडर थे शेख मुजीब, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए अपने यहाँ पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जगह एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जिसको कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें राष्ट्रपति मेन अधिकारी होता है। क्लियर। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नियुक्त करने के बाद उन्होंने एक और स्टेप उठाया, और वो स्टेप था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको एबोलाइज्ड किया गया। केवल उन्होंने अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़ दिया, बाकी सबको एबोलाइज्ड किया, और इसी वजह से उनके अगेंस्ट जो है वो असंतोष व्याप्त होने लगा। जो कम्युनिटी थी, सोसाइटी थी, उसमें वो डिससेटिस्फेक्शन के लिए जिम्मेदार हो गए। मींस लोग अब उनको सेटिस्फाइड लीडर नहीं मानते थे, और कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या करने के बाद अगस्त 1975 में एक न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान ने अपनी एक पार्टी बनाई, जिसको कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने 1979 में हुए इलेक्शंस जीते और वहां पर एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। लेकिन कुछ समय बाद इनकी भी हत्या कर दी गई, जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई। और उसके बाद एक और मिलिट्री शासन जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिलता है। किसकी लीडरशिप में? लेफ्टिनेंट जनरल HM निसार की अध्यक्षता में। लेकिन जो लीडर थे इस पर्टिकुलर पीरियड में, जब निसार लीडर बने, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो बांग्लादेश की जनता है उन्होंने अपने मूवमेंट को तेज कर दिया। अब डेमोक्रेसी की डिमांड काफी जल्दी डेवलप होने लगी। इसमें जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, और इसी वजह से जो इंसान थे उन्होंने अपनी कुछ पॉलिटिकल सेक्टर्स में छूट देनी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर भी असंतोष जो था वो समाप्त नहीं हुआ, और इसी के चलते हुए 1990 में जो इरशाद थे उन्हें अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। और 1991 में फिर वहां इलेक्शंस कंडक्ट हुए, और ये जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए ये इलेक्शंस पूरे तरीके से डेमोक्रेसी बेस्ड इलेक्शंस थे, जिसमें मल्टी पार्टीज को मौका मिला एज ए रिप्रेजेंटेटिव। और तब से लेके आज तक बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। क्लियर। ये था हमारे पूरे बांग्लादेश का लेखा जोखा, पूरे बांग्लादेश का पैराग्राफ वाइज डिस्क्रिप्शन जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया है। क्लियर। इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेपाल से रिलेटेड कुछ बातें और श्रीलंका से रिलेटेड कुछ बातें। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल AS क्लासेस, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।